Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और दूसरा फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the molecule to form an activated complex। या सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं वो बनाने के लिए चाहिए। दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम E से शो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होगी जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या इससे ज्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के इससे कम एनर्जी है तो इसका मतलब है फिर रिएक्शन नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके बाद है कुलियंस। कुलियंस दो तरह की होती हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव कुलियंस होती हैं जिनसे प्रोडक्ट नहीं बनता, मॉलिक्यूल आते हैं आपस में कोलाइड करते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो वो उसी फॉर्म में चले जाते हैं, एज सच वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। नंबर 2 पे होती हैं इफेक्टिव कुलियंस। इफेक्टिव कुलियंस वो होती हैं जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करें तो वो रिएक्टेंट ना रहे बल्कि प्रोडक्ट बन जाएं। इफेक्टिव कुलियंस के लिए मॉलिक्यूल के पास एक एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए और नंबर 2 पे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यानी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी हो, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी या उससे भी ज्यादा, और फिर आके फेस टू फेस एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हूं, प्रॉपर डायरेक्शन से कोलाइड कर रहे हूं, तो फिर ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा, फिर ये एक इफेक्टिव कुलियंस होगी। तो रिएक्टेंट को कोलाइड करना चाहिए। कुलियंस इफेक्टिव तब होती हैं जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और फिर मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी। अब अगर सारी की सारी कुलियंस इफेक्टिव हो जाएं, यानी जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाएं, तो इसका मतलब है रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट एंड इट विल बी कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम। लेकिन यूजुअली जो आमतौर पर रिएक्शन देखा गया है वो स्लो होते हैं। इसका मतलब है सारी की सारी कुलियंस इफेक्टिव नहीं होती, उनमें से कुछ कुलियंस इनइफेक्टिव भी होती हैं। यानी अगर तो कुलियंस सारी इफेक्टिव है, रिएक्टेंट आए कोलाइड किए प्रोडक्ट में चेंज हो गई, इसका मतलब है रिएक्शन तो बड़ा फास्ट होगा, बहुत थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन तो स्लो होते हैं, जल्दी कंप्लीट ही नहीं होते। इसका मतलब है सारी कुलियंस जो हैं वो इफेक्टिव कुलियंस नहीं होती हैं। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट एक ही चीज है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनती है, फॉर अ शॉर्ट मोमेंट। अगर हम रिएक्टेंट्स को देखें, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं A2 प्लस B2, दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो A का A से बॉन्ड वीक होता जाता है और B का B से बॉन्ड वीक होता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। A का B से बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, उसको भी डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आए, दोनों के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लें, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर AB प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत एक्टिव, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। याद रखिएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते ट्रांजिशन स्टेट्स को। फिजिकली एग्जिस्टेंस या तो रिएक्टेंट्स का होता है या प्रोडक्ट्स का होता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और फिर केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अगर हम इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। याद रखिएगा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट होती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है। तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने से मुराद है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जितनी एनर्जी चाहिए, यानी रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस आता है, एनर्जी का डिफरेंस, हीट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा होता है। इसका मतलब है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखें, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, और रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स वेरी हाई। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये जो गैप है एनर्जी का, हीट का, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में गैप थोड़ा है, लेकिन अगर प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में देखें तो इसका मतलब है गैप बहुत ज्यादा है एनर्जी का। इसका मतलब है अगर हम इस रिएक्शन को वापस लेके जाना चाहें, यानी आप प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में लेकर जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तो एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा गैप है। इसका मतलब है इस रिएक्शन को रिवर्स आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी? प्रोडक्ट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक वो बहुत थोड़ी है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना आसान है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स लेके जाना बहुत मुश्किल है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिवर्स लेके जाना आसान है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना बहुत इजी है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना मुश्किल है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन। हमने इसको यूं भी कहा था, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट विल कोलाइड विद ईच अदर एट अ टाइम। एक ही वक्त में जितने रिएक्टेंट आपस में आकर कोलाइड करते हैं या जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, उनको हम कहते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई तरह से निकल सकता है, मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल, या इसमें ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के साथ साथ यहां पर हमारे पास है डिफरेंशियल मेथड, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, हाफ लाइफ मेथड। ये डिफरेंट जो है हमारे पास मेथड्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की। तो इसमें अगर आप ये हाफ लाइफ मेथड देखें तो हाफ लाइफ मेथड वही है जो हमने हाफ लाइफ में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू n-1। यानी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कोई भी ऑर्डर हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन रेज टू n-1। हम इस फार्मूले को यूज करते हुए हाफ लाइफ मेथड से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली तो हमारा पर्पस n की वैल्यू निकालना है, तो यहां से हम n की वैल्यू दो डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लेंगे, दो डिफरेंट हाफ लाइफ ले लेंगे, और फिर हम यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसा कि देखें ये हमारे पास T1 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू an-1, और T2 जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू an-1। तो यहां पर हम एक ही कंसंट्रेशन को भी दो रख लेते हैं, A1 और A2। यहां पर एक ही कंसंट्रेशन T1 है तो A1 कर देते हैं, और दूसरी साइड पे T2 जो है उसमें हम उसको A2 कर देते हैं। यहां पर मिसिंग है T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A1 है यहां पर, और दूसरी साइड पे A2 है। तो ये हमारे पास अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है T1 ओवर T2, A2 ओवर A1, इसकी पावर हो जाएगा n-1, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब यहां पर जो n है, n इज एक्चुअली दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हमने फाइंड करना है, लेकिन ये तो पावर में है, तो हम क्या करते हैं यहां पर इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से ये जो n की वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, लॉग T1 ओवर T2 इज इक्वल टू n-1 लॉग A2 ओवर A1। यहां से हमने चूंकि n निकालना है तो हम log A2 ओवर A1 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वल टू n-1 रह जाएगा, और यहां से फिर n निकाल लेते हैं, ये दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए एक तो हमारे पास मेथड हाफ लाइफ मेथड है, और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन हमने अपने जो लेक्चर नंबर 3 था इसी जो चैप्टर का उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस।
मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में क्या है, इसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं लेकिन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस और दूसरे की कंसंट्रेशन को स्मॉल कर लेते हैं। जो एक्सेस होता है वो तो रेट को इफेक्ट करता नहीं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट हम चेक कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, उसी तरह से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं रेट इक्वेशन में। जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही रिएक्शन को कंट्रोल करता है, एक्सेस वाला कंट्रोल नहीं करता। तो हम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में और दूसरे को लिमिटिंग में लेंगे। जो लिमिटिंग में लेंगे फिर उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके देखेंगे कि रेट कैसे बदल रहा है, यानी हम लिमिटिंग वाले की कंसंट्रेशन को डबल करके देखेंगे कि क्या रेट डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, या लिमिटिंग वाले की कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन का रेट चेंज ही नहीं हो रहा। अगर तो उसका रेट चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके लिहाज से वो जीरो ऑर्डर है। अगर उसको डबल करने से डबल हो गया तो इसका मतलब है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मींस वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगर उसको डबल करने से 4 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब है उसके लिहाज से वो सेकंड ऑर्डर है। अब जब हम एक रिएक्टेंट के बारे में फाइंड कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे कि इसके रेफरेंस से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसके बाद हम इस रिएक्टेंट को एक्सेस करके दूसरे को लिमिटिंग रखेंगे और फिर उसके रेफरेंस से चेक करेंगे। तो इस तरह से हम एक को लार्ज एक्सेस में लेते हैं जो कि इफेक्ट नहीं करता, दूसरे को स्मॉल अमाउंट लिमिटिंग कंसंट्रेशन में लेके फिर हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और फाइनली फिर दोनों का सम लेकर हम बता देते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारे सिलेबस में टोटल 2 मेथड हैं जिनसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। एक है हाफ लाइफ मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। थैंक यू वेरी मच।